मधु को आवाज देते हुए निखिल जैसे ही घर में दाखिल हुआ, अनीता को वहां बैठा देख उसके होश उड़ गए थे। अनीता माँ और पिताजी के साथ बैठकर ऐसी बातें कर रही थी मानो कब से उन्हें जानती हो। निखिल की आंखें मधु को ढूंढ रही थी। मधु वहां नजर नहीं आ रही थी। निखिल ने गुस्से से अनीता से पूछा, तुम यहाँ कैसे? यहाँ का पता तुम्हें किसने बताया? अनीता ने कहा, बहुत दिन हुए आप मेरा फोन नहीं उठा रहे थे। आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी थी, इसलिए आपसे मिलने आपके दफ्तर गई थी। वहां जाकर पता चला कि आप घर जा चुके हैं, इसलिए आपसे मिलने यहाँ चली आई। दफ्तर से आपके घर का पता मिल गया। बधाई हो आपको। सुना है कंपनी आपको विदेश भेज रही है। अनीता की बातों से निखिल का गुस्सा और तेज हो गया। विदेश जाने की बात वह खुद अपने परिवार को देना चाहता था। घर में सबका मुंह मीठा करवाकर वह यह खुशखबरी देगा। ऐसा सोचकर निखिल ऑफिस से लौटते हुए मिठाई लेने चला गया था, जिसके कारण उसे घर आने में देर हो गई थी। अनीता का इस तरीके से घर तक चले आना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वह ऐसा कर सकती है, इस बात का निखिल को जरा भी अंदाजा ना था। इससे पहले कि निखिल अनीता को वहां से चले जाने के लिए कहता, मधु चाय नाश्ता लेकर आ गई थी। उसने निखिल से कहा, अरे आपने अनीता जी के बारे में कभी बताया नहीं कि आपके पुराने दफ्तर में आपकी सहायक थी। निखिल समझ गया था कि अनीता ने अपना यही परिचय दिया होगा। उसने मधु से कहा, हाँ कभी मौका ही नहीं मिला, परंतु तुम ये सब छोड़ो और अपना मुंह मीठा करो। मधु ने कहा, मुंह मीठा? किस खुशी में? निखिल ने कहा, बताता हूँ। उसने माँ व पिताजी के पैर छुए, फिर बताया कि कंपनी ने उसके काम से खुश होकर उसे प्रमोशन पर विदेश भेजने का निर्णय लिया है। मधु ने कहा, यह तो बहुत खुशी की बात है और आप इसी तरह से सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहें। पिताजी ने निखिल से पूछा, कितने दिनों के लिए जाना है बेटा? निखिल ने कहा, मुझे एक नए प्रोजेक्ट के साथ वहां भेजा जा रहा है। जब तक वह पूरा नहीं होता वापस आना नहीं होगा। माँ जी ने कहा, ऐसी बात है तो बहू और रिया भी तेरे साथ जाएंगे। इतने दिन ये तेरे बिना कैसे रहेंगी? अनीता ये सब सुनकर अंदर अंदर बेचैन हो रही थी। मधु ने सबको टोकते हुए कहा, ये सब बातें हम बाद में करेंगे। अनीता जी पहली बार हमारे घर आई हैं, इनको चाय नाश्ता तो करने दो। मधु ने ऐसा कहा तो अनीता जाने के लिए उठ खड़ी हुई और बोली, नहीं फिर कभी, अब मैं चलती हूँ, मुझे घर पहुँचने में देर होगी। मधु ने अनीता का हाथ पकड़कर उसे वापस बिठा दिया और कहा, आप पहली बार हमारे घर आई हैं, मैं बिना कुछ खाए पिए आपको जाने नहीं दूंगी। चिंता मत करिए, निखिल आपको घर छोड़ आएंगे। चाय नाश्ता होने के बाद मधु के कहने पर निखिल अनीता को छोड़ने चला गया था। अनीता के जाते ही माँ जी ने मधु से कहा, बहू मुझे यह अनीता कुछ ठीक नहीं लगती। देखा नहीं तुमने निखिल से कैसे बातें कर रही थी? मधु ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं माँ जी, मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया। दोनों ने काफी समय साथ में काम किया है, इसीलिए दोस्ती जैसा रिश्ता तो बन ही जाता है। माँ जी ने मधु से कहा, तुझे आज तक किसी में कोई बुराई दिखी है जो इस अनीता में दिखेगी? अनीता को घर छोड़कर आने के बाद निखिल थोड़ा परेशान सा लग रहा था। वह सीधा अपने कमरे में चला गया। मधु खाना खाने के लिए उसे बुलाने गई तो देखा निखिल अपने कमरे की दीवार पर लगी मधु और रिया की तस्वीर को बड़े ध्यान से निहार रहा था। मधु ने पीछे से आकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और कहा, क्या देख रहे हैं इतने ध्यान से? चलिए खाना खा लीजिए। निखिल ने उसके हाथ को अपने हाथों में लिया और उससे पूछा, मधु सच बताओ, अगर मेरे से कभी कोई गलती हो गई तो क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी? मधु ने हंसते हुए कहा, नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आपसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती और आप मुझे चिढ़ाने के लिए ही यह सवाल बार बार पूछते हैं। अब चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। मधु के जाने के बाद निखिल सोचने लगा, मधु मेरे ऊपर कितना अटूट विश्वास करती है। मेरी इतनी बड़ी भूल को मधु स्वीकार नहीं कर पाएगी। उसे जिस दिन भी पता चलेगा कि उसके विश्वास की तो धज्जियां उड़ जाएगी, वह पूरी तरह से टूट जाएगी। अपनी इस भूल का सुधार मैं कैसे कर पाऊंगा पता नहीं। थोड़ी देर बाद निखिल फ्रेश होकर खाने की टेबल पर आकर बैठ गया। उसने मधु से पूछा, तुमने खाना खाया? मधु ने कहा, 16 वर्षों में आपको खिलाए बिना मैंने कभी खाया है जो आज खा लूंगी? उसने खाने की थाली परोस कर निखिल के सामने रख दी थी। थाली देखकर निखिल ने कहा, अरे वाह, मेरे पसंद की चावल की खीर और पूरी। पर किस खुशी में? मधु ने कहा, आपकी सफलता की खुशी में।
विदेश जाकर काम करने का सपना आप कितने सालों से देख रहे थे। निखिल ने मधु से कहा, तुम सच में मुझे कितने अच्छे से समझती हो। मेरे बिना कहे ही मेरे मन की हर बात को महसूस कर लेना जैसे तुम्हारी आदत बन गई है। न जाने क्यों, और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम सच में बहुत ही खास हो मधु। तुमने सही माने में मेरी ज़िंदगी को रोशन किया है। कितनी बातों के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ। मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब बस भी करिए। अपनी तारीफों से ही मेरा पेट भरने का इरादा है क्या। निखिल ने कहा, तुम बैठो, आज मैं अपने हाथों से तुम्हारी थाली परोसता हूँ। मधु ने चुटकी लेते हुए कहा, फिर तो खीर की मिठास और बढ़ जाएगी। माँ और पिताजी बेटे बहू की इस हंसी ठिठोली को दूर से देखकर मन ही मन खुश हो रहे थे। अगले दिन निखिल दफ्तर से लौटा तो उसने देखा घर में माँ, पिताजी और मधु के बीच में बहस छिड़ी थी। निखिल की इच्छा थी कि मधु और रिया भी उसके साथ विदेश जाए, और निखिल की इच्छा देखकर माँ पिताजी भी इस बात के लिए जिद किए बैठे थे, पर मधु ने जाने से साफ इनकार कर दिया था। निखिल ने प्रस्ताव रखा था कि माँ पिताजी के लिए फुल टाइम केयर टेकर रख देंगे। माँ पिताजी को भी इस बात से कोई ऐतराज न था, पर मधु ने इस बात का पूरा विरोध करते हुए निखिल से कहा था कि इस उम्र में माँ पिताजी की जिम्मेदारी मैं किसी और के हाथों में नहीं सौंप सकती। पिताजी की तबीयत अक्सर ऊपर नीचे होती रहती है। रिया की पढ़ाई भी बीच में छोड़कर जाना सही नहीं है, और आपके वापस लौटने का कोई समय भी निर्धारित नहीं है, इसलिए आप अपने जाने की तैयारी कीजिए। मैं और रिया यहीं रहेंगे माँ पिताजी के साथ, और अब इस बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। ऐसा कहकर मधु ने सबको चुप करवा दिया था। माँ पिताजी मन ही मन सोचकर खुश हो रहे थे कि आज के ज़माने में मधु जैसी बहू मिलना उनके किसी अच्छे काम का ही पुण्य होगा। निखिल के जाने का समय नज़दीक आ रहा था। मधु उसके जाने की तैयारी में जुटी ही थी कि निखिल के साथ रखने के लिए उसने बहुत सा नाश्ता घर पर ही बनाकर तैयार कर दिया था, और बार बार निखिल से कह रही थी, मुझे तो आपके खाने पीने की चिंता लगी रहती है। देखते ही देखते निखिल के जाने का दिन आ गया था। निखिल ने माँ पिताजी का आशीर्वाद लिया, रिया को गले से लगाया और मधु से अपना और सबका ख्याल रखने के लिए कहा, और उसकी चिंता न करने की हिदायत भी दी। निखिल के जाने के बाद घर का माहौल एकदम शांत हो चुका था। रिया भी मुंह उतार के बैठी थी। माँ पिताजी का मन भी बहुत उदास था। बुढ़ापे में बेटे को खुद से दूर करना किसी भी माता पिता के लिए दिल पर पत्थर रखने जैसा होता है। दुख तो मधु को भी था। शादी के इतने सालों में यह पहला मौका था जब वह निखिल से इतने समय के लिए दूर हुई थी। माँ पिताजी का सोचकर उसने निखिल के साथ जाने से इनकार तो कर दिया था, पर अपनी पीड़ा वह किसी से कह भी नहीं सकती थी। घर का माहौल ठीक करने के लिए मधु ने ऐलान कर दिया था कि आज रात को डिनर के बाद हम सब आइसक्रीम खाने बाहर जाएंगे। कोई बहाना नहीं बनाएगा। रात को बाहर से आने के बाद सबका मुंह थोड़ा ठीक हो गया था। अगले दिन निखिल का फ़ोन भी आ गया था। वह खैरियत से पहुंच गया था। माँ पिताजी को तसल्ली हो गई थी। निखिल के जाने के लगभग 2 महीने बाद अचानक एक दिन मधु को एक फ़ोन आया, और वह किसी को बिना कुछ बताए भागती हुई घर से निकल गई थी। मधु को घर से गए काफ़ी समय बीत चुका था। पिताजी दरवाजे पर ही कुर्सी डालकर बैठ गए थे और उसकी राह देख रहे थे। लगभग 2 घंटे बाद अचानक एक टैक्सी घर के सामने आकर रुकी। मधु घर आ चुकी थी। पिताजी ने उसके अंदर आने की भी प्रतीक्षा नहीं की थी और उससे पूछा, कहाँ चली गई थी बेटा? चिंता के कारण तेरी सास का बुरा हाल है। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है पिताजी। मधु बहुत ही संक्षिप्त जवाब देकर सीधे अपने कमरे में चली गई। रात के खाने के बाद उसने माँ जी से कहा, कल मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ेगा, थोड़ा समय लग सकता है। मैं खाना बनाकर जाऊंगी, आप लोग खा लेना। रिया को भी मैंने समझा दिया है। इतना बोलकर वह अपने कमरे में जाने लगी तो माँ जी ने उसका हाथ पकड़कर उससे रोक लिया और अपने पास बिठाकर उससे बोली, क्या बात है बेटी? ऐसी कौन सी परेशानी है जिसने तेरे चेहरे का रंगत उड़ा दिया है? सुबह भी तूने कुछ नहीं बताया। बोलने बताने से मन हल्का हो जाता है बेटी, और समस्या का समाधान भी निकल आता है। मधु ने कहा, ऐसा जरूरी नहीं है माँ जी। कुछ समस्याओं का ना तो कोई अंत होता है और ना ही उनका कोई हल होता है। वे जीवन पर्यंत हमारे साथ ही रहती हैं। रात बहुत हो गई है, आप सो जाओ। अपने कमरे में आकर मधु लेट गई थी, पर आज की रात काटना उसके लिए कितना भारी था यह किसी को नहीं पता था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था जीवन में कभी इस तरह की स्थिति का सामना भी करना पड़ेगा। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर उसने सबके लिए नाश्ता और खाना बनाकर तैयार कर दिया था। घर से निकलने के पहले वह माँ पिताजी के पास गई, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और बोली,
मेरे पीछे अगर निखिल का फ़ोन आए तो उनसे कुछ मत कहिएगा। मधु के जाने के बाद माँ पिताजी सोच रहे थे, इतने सालों में मधु को कभी इतना परेशान नहीं देखा। आखिर ऐसी कौन सी परेशानी है जो मधु किसी को नहीं बताना चाहती थी। रात को मधु घर लौटी तो अकेली नहीं थी, उसके साथ 10-11 साल का एक लड़का भी था। माँ जी ने उसको देखते ही मधु से सवाल किया, ये किसका बच्चा है? बहुत ही प्यारा बच्चा है। इसको देखते ही ऐसे लगा मानो निखिल का बचपन लौट आया है। माँ जी के इन शब्दों ने मधु के कानों में जैसे जहर घोल दिया था। उसने माँ जी से कहा, यह अभिषेक है, मेरी ही एक बहुत ही खास सहेली का बेटा जो अब इस दुनिया में नहीं है और मरते समय इसकी जिम्मेदारी वो मुझे सौंप गई है। अभिषेक अब हमारे साथ ही रहेगा। माँ जी ने पूछा, और इसके पिता? मधु ने कहा, इसके पिता कोई गैर जिम्मेदार इंसान ही होंगे जिन्होंने इससे मुंह मोड़ लिया। माँ जी ने मधु से कहा, पर बेटा इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार निखिल की राय ले लेती तो अच्छा होता। अगर उसे कोई ऐतराज हुआ तो? मधु ने कहा, क्यों माँ जी, क्या मेरा इस घर पर कोई अधिकार नहीं? मैं अपनी मर्जी से कोई निर्णय नहीं ले सकती? निखिल से अभी इस बारे में बात करना मैंने जरूरी ना समझा। उनके वापस आने के बाद मैं उनसे बात करूंगी। मधु ने बात जारी रखी, अगर आपको और पिताजी को अभिषेक को यहाँ रखने से कोई ऐतराज हो तो कह दीजिए। माँ जी ने मधु से कहा, कैसी बात कर रही है बेटा, हमें पता है कि तू कभी कोई गलत फैसला नहीं लेगी। मधु ने अभिषेक का दाखिला रिया के स्कूल में ही करवा दिया था। अभिषेक के आने से घर का वातावरण बदल चुका था। माँ और पिताजी का समय दोनों बच्चों के साथ बहुत अच्छा गुजर रहा था। पिताजी की भी तबीयत में भी काफ़ी सुधार आ गया था, लेकिन इस सब के बीच में मधु की खामोशी दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। अब उसे सिर्फ निखिल के वापस आने का इंतज़ार था। समय अपनी गति से भाग रहा था। रिया और अभिषेक युवावस्था में प्रवेश कर चुके थे। पूरे 7 वर्षों बाद निखिल आज घर वापस लौट रहा था। माँ और पिताजी की खुशी का ठिकाना ना था। रिया भी अपने पिता से मिलने के लिए उतावली थी, लेकिन मधु के चेहरे पर उत्साह और खुशी की जगह अनगिनत सवालों की छाप थी। पिता के इंतजार में बैठी रिया दरवाजे की घंटी बजते ही झट से उठकर दरवाज़ा खोलने के लिए भागने ही वाली थी कि मधु ने उसे रोक लिया और कहा, तुम अपने कमरे में जाओ और जब तक मैं ना बुलाऊं तुम और अभिषेक बाहर मत आना। मधु के इस बर्ताव से माँ और पिताजी को आने वाले किसी तूफान की आशंका हो रही थी। मधु ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने निखिल को खड़ा देख उसकी आंखों में गुस्से का उबाल आ गया था, पर उसने खुद को संभाल लिया था। निखिल ने उसे देखते ही अपनी बाहें फैला ली थी, जिसे मधु ने जानबूझकर अनदेखा कर दिया था। मधु दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई थी। निखिल अपना सामान लेकर अंदर आया तो माँ और पिताजी उठ खड़े हुए। इतने सालों बाद बेटे से मिलने की खुशी आंसू बनकर उनकी आंखों से बह रही थी। माँ पिताजी से मिलने के बाद निखिल ने मधु से पूछा, रिया कहीं नजर नहीं आ रही? तुमने उसे बताया नहीं कि मैं आज आने वाला हूँ? कहाँ चली गई वह? मधु ने कहा, वह अपने कमरे में है। निखिल रिया से मिलने के लिए उस कमरे की ओर बढ़ा ही था कि मधु ने उससे कहा, रुक जाइए, पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी है। निखिल ने कहा, ऐसी कौन सी जरूरी बात है जिसके लिए तुम मुझे अपनी बेटी से मिलने से रोक रही हो? मधु ने कहा, आपके लिए तो 7 साल पहले भी यह बात जरूरी नहीं थी, इसलिए तो अपनी गलतियों से मुंह छिपाकर भाग गए थे। माँ जी ने मधु को चिल्लाते हुए कहा, बहू, इतने साल बाद तेरा पति घर लौटा है, यह क्या तरीका है उससे बात करने का? मधु ने कहा, फिर आप ही पूछिए अपने बेटे से, आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि इन्हें अपने ऑफिस में सिफारिश करके घूस देकर विदेश जाने का अवसर हासिल करना पड़ा? कौन सा प्रोजेक्ट 7 वर्षों तक चलता है? क्यों इन 7 वर्षों में ये एक बार भी हमसे मिलने नहीं आए? पूछिए माँ जी। पिताजी आप पूछिए, शायद आपको सच बता दे आपका आदर्श बेटा। मधु ने आज सारी मर्यादा को किनारे कर दिया था। उसने माँ पिताजी से कहा, आपका बेटा अपनी काबिलियत पर विदेश नहीं गया था, अपनी गलती से पीछा छुड़ाने के लिए गया था, और उस गलती का नाम है अनीता। मधु ने माँ जी से कहा, उस दिन जो फ़ोन आया था और मैं आप लोगों को बिना कुछ बताए घर से चली गई थी, वह अनीता का ही फ़ोन था। अस्पताल में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी वह, और अपने बेटे की फिक्र ने उसे मजबूर कर दिया था मुझे फ़ोन करके बुलाने के लिए। मरने के पहले उसने निखिल और अपने रिश्ते की सारी सच्चाई मुझे बताकर मुझसे माफ़ी मांगी, और उसी ने मुझे बताया कि कैसे निखिल ने अपने ऑफिस के एक सहयोगी को मिलने वाला विदेश जाने का अवसर पैसे खिलाकर अपने नाम करवा लिया था।
मेरे सामने गिड़गिड़ाते हुए उसने अपनी आखिरी इच्छा रखी थी कि अभिषेक को उसके पिता का नाम और साथ मिल जाए। अभिषेक मेरी किसी सहेली का बेटा नहीं है, वह निखिल और अनीता के रिश्ते की निशानी है। आपको याद है माँ जी, अभिषेक को पहली बार देखकर आपने क्या कहा था? अभिषेक को देखकर आपको निखिल का बचपन याद आ गया। आपके वे शब्द हर पल मेरे कानों में गूंजते रहते हैं। पिछले 7 वर्षों से जिस दर्द और पीड़ा से मैं गुजरी हूँ, उसकी चुभन सिर्फ मैंने महसूस की है। मैं खुद जलती रही, पर आपके और पिताजी की नज़रों में मैंने निखिल को गिरने नहीं दिया। रिया के लिए उसके पिता का मान सम्मान कम नहीं होने दिया। माँ और पिताजी यह सब सुनकर मधु के दर्द को महसूस करने की कोशिश कर रहे थे। निखिल एक अपराधी की तरह निशब्द होकर मधु के सामने बेबस खड़ा था। मधु, रिया और अभिषेक को उनके पिता से मिलवाने के लिए बुलाने जा रही थी और सोच रही थी कि शादी के बाद विदाई के वक्त माँ ने यह तो समझाया था कि जीवन संगनी का सफ़र बहुत कठिन होता है, पर यह बताना भूल गई थी कि इस सफ़र में धोखे भी मिलेंगे और जहर के घूंट भी पीने पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। और हाँ, ढेरों ऐसी पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।